Yes, PPT is visible. Yes. So what is F distribution? F distribution as the statistics ये होता है F का, sorry, this is your F statistics, जो हमारा T के अंदर Z के अंदर अलग अलग statistics होते हैं, मीन्स इससे आप उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हो. S1 is the sample variance for the first sample, S2 is the sample variance for the second variance. ठीक है, एक चीज हमेशा F में होती है, F is always greater than 1, it is not less than 1. तो जब हम दो सैंपल्स को कंपेयर कर रहे हैं, the larger sample is always in the numerator. yes. और इसके अंदर दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, एक तो आपकी न्यूमरेटर की, दैट इज n1 माइनस 1, और दूसरी आपकी डिनोमिनेटर की, दैट इज n2 माइनस 2. जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक टेबल होती है, वैसे ही एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल भी होती है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व हमारा कैसा होता है? इट इज समथिंग लाइक दिस. यस. लेकिन एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि ये पॉजिटिव है, यस, पॉजिटिव है, तो ये एक इस तरह का कर्व आता है हमारा. इट इज लाइक दिस. जैसे जैसे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होती है, वैसे वैसे उसके हिसाब से वो कर्व भी चेंज होता है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, हमारे पास एक ही टेबल थी जो सारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए एप्लीकेबल होती थी. लेकिन एफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मींस अगर आप 1% ले रहे हो या आप 5% ले रहे हो, उसके लिए आपके पास डिफरेंट टेबल्स होती हैं. लेकिन क्योंकि हम हर बार लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करेंगे, तो क्या हम हर बार टेबल चेंज करेंगे? नहीं. द सेम वे वी हैव डन इन जेड डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मैलिटी जब हमने करी थी, हमने बात करी थी, हमने एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू पी वैल्यू से कंपेयर करना, एक हमने प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकाली थी पी वैल्यू. तो हर बार हम, चाहे हम एक्सेल में करें, चाहे अब हम एसपीएसएस में करें, मिनी टैब में करें, सैस में करें, आर में करें, हमारे पास क्या वैल्यू आती है? एक पी वैल्यू आती है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, जिसको हम हमेशा एक स्टैंडर्ड वैल्यू 0.05 से 0.05 या 0.01 से कंपेयर करते हैं, और हम अपनी हाइपोथेसिस का इंटरप्रिटेशन डिटरमाइन करते हैं. द सिग्निफिकेंस विल रिमेन द सेम. वही चीज है कि अगर 0.05 से ज्यादा है तो क्या होगा? यस. प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो क्या होगा? नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे. अगर हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम है तो हम रिजेक्ट करेंगे. ठीक है. नाउ यस, सॉरी, मैंने थोड़ा सा कर्व का थोड़ा सा जो ड्रॉ किया था वो गलत कर दिया था. इट इज समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रहता है आपका, नेगेटिव कहीं नहीं होगा, क्योंकि हम सिग्मा स्क्वायर को कंपेयर कर रहे हैं. यस. अगर हमारे पास टू टेल टेस्टिंग है तो अल्फा बाय 2 आएगा, और वन टेल्ड है तो अल्फा आएगा. मींस आपका रिजेक्शन रीजन इंक्रीज हो जाएगा. अल्फा बाय 2 समवेयर हेयर, अल्फा इतना हो जाएगा. ठीक है. टेबल की तरफ से जाएंगे तो ये इंटरप्रिटेशन होगा. ये क्या है आपका? टू टेल टेस्टिंग, जिसमें आपका अल्फा हाफ हो रहा है. वहां पे हम क्या कह रहे थे कि हम दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, हम इस तरफ नहीं कर रहे हैं. अब क्योंकि हम ग्रेटर देन 1 ही की बात कर रहे हैं, एफ स्टैटिस्टिक्स की वो क्या है हमारे पास नेचर, कि हमेशा जो लार्जर वैल्यू है वो ऊपर रहेगी न्यूमरेटर में, और स्मॉलर वैल्यू डिनोमिनेटर में रहेगी. तो हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है. ठीक है. तो लेस देन 1 जाने का कोई सीन नहीं है यहाँ पे. ठीक है. तो इसीलिए हमारे पास रिजेक्शन रीजन हमेशा राइट हैंड साइड पे ही होता है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होता है यहाँ पे. इज इट क्लियर? तो दैट्स व्हाई we will be having our rejection region on the right hand side of the tail always. ये आपकी
डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन की ये 0.5 की टेबल है, 0.05 की 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की टेबल है। अगर मुझे एफ वैल्यू देखनी है, सपोज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब मेरे पास फर्स्ट सैंपल क्या है जिसमें 6 का डेटा है, क्योंकि n1 - 1 है ना, एक सैंपल में मेरे पास 6 डेटा साइज है, दूसरे में मेरे पास 7 का डेटा साइज है, तो मेरे पास एफ वैल्यू क्या हो गई 5,6। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द डिनोमिनेटर इन रोज एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर इन कॉलम्स। तो 5 मीन्स दिस, ठीक है, दिस कॉलम, and this row. So f वैल्यू क्या हुई आपकी 4.39। यस, ये हुई। मैम स्क्रीन ना फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है? हो गई, ठीक हो गई। ठीक हो गई। हाँ yes। तो 4.39 कैसे आया, समझ में आ गया कि फिफ्थ आपका फिफ्थ कॉलम और सिक्स्थ रो में जो पर्टिकुलर वैल्यू है दैट इज 4.39। ठीक है, नाउ let us consider an example. In this question, a financial analyst of a brokerage firm has the following data. NYSE और NASDAQ का डेटा है, जिसमें नंबर ऑफ कंपनीज और 21 and 25, mean is this, standard deviation is this. So is the difference in the variable between NYSE and NASDAQ at 5% level of significance. तो इसमें एफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको दे रही हूँ बिकॉज द मोटिव इज टॉकिंग अबाउट आवर ANOVA, not F test. I'm just giving you the brief of F test and how we are applying this F test at various stages. When we are doing T test, we are also doing the same thing. T test में भी आप Levens test करते हैं, that is based on F test only. ऐसे ही आप ANOVA में भी करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में भी एफ टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको हटाओ, इसको यार गीला गीला हो रहा है, बिस्तर पे रख देती हो। यस प्लीज म्यूट योर माइक। यस, सो स्टैंडर्ड डेविएशन एक S1 आपको गिवन है 1.30 और 1. ये आपका बेसिक वैल्यूज रहेंगी फॉर कैलकुलेटिंग एफ टेस्ट। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस में क्या होता है, वी आर टेस्टिंग द वेरिएंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएंसेस। ठीक है, और देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, एफ क्रिटिकल वैल्यू हमें पता है पहले से ही 5% लेवल है। न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो गई, बिकॉज दिस इज ग्रेटर, ये क्या हो गया आपका N1, दिस इज योर N2। ठीक है, तो न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई 20 एंड डिनोमिनेटर इज 24। एफ वैल्यू, यस एफ वैल्यू देखते हैं हम टेबल में कितनी आ रही है 2024 की 5% पे। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, क्योंकि मैं 2 टेल टेस्टिंग कर रही हूँ, तो मेरे पास जो टेबल होनी चाहिए वो 0.025 की होनी चाहिए, यहाँ पे मेरे पास 0.5 की टेबल है। तो अभी मैं इसको ये मान रही हूँ कि 10% पे है, जो अल्फा है वो मेरा चेंज कर देती हूँ 0.1। ठीक है, तब मैं 5% पे देखूंगी। अल्फा अगर आपका 0.05 है तो 2 टेल टेस्ट में क्या होगा, अल्फा बाय 2। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 0.05 की टेबल देखनी चाहिए, अल्फा बाय 2। यस, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास
नॉट, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, नॉट इक्वल्स टू। अगर मेरे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता कि नेस्डेक की वेरिएंस ज्यादा है एज कंपेयर टू एनवाईएससी, और एनवाईएससी के नेस्डेक वेरिएंस ज्यादा है एज कंपेयर टू नेस्डेक, तो मैं 0.05 की जगह 0.025 की जगह 0.05 की टेबल देखती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बाय 2 हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एज्यूम, अल्फा क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं। देखो, जब भी हमारे पास एक हाइपोथेसिस होती है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करना होता है। वो एजम्पशन है। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास टेबल नहीं है तो मैं एजम्पशन अपनी चेंज कर सकती हूँ फॉर द सेक ऑफ माई कन्वीनियंस हियर। ठीक है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 0.1 सो दैट मेरा अल्फा बाय 2 क्या हो जाए 0.05, और मैं टेबल से वैल्यू देख सकूँ। टेबल मेरे पास 0.05 की है, तो 20 और न्यूमरेटर की डिग्री है 20 और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 24 थी। हाँ 24। 24 so 24 yes, so it is 2.03। ठीक है, वैल्यू इज 2.03। तो ये इसकी जगह ये अगर होती वैल्यू मेरे, अगर मेरे पास 0.025 की टेबल होती, मेरे पास वैल्यू आई 0.03 फ्रॉम द टेबल, दिस टेबल। ठीक है, ये मेरी हो गई टेबल वैल्यू। अब कैलकुलेटेड वैल्यू, ऑब्वियसली मुझे स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है उसका स्क्वायर किया दोनों का और रेशियो निकाल दिया। तो व्हाट, वेयर इट लाइज, अगर मेरे पास कट ऑफ वैल्यू है 2.03, so it lies on the somewhere on the left hand side. Yes, so we accept the null hypothesis। ये आपका रिजेक्शन रीजन है, ये आपका एक्सेप्टेंस है। जो कलर्ड पोर्शन है वो आपका रिजेक्शन रीजन है। फाइन, so we will say that there is no sufficient evidence of a difference in variance at alpha is equal to 0.05। is it clear? Now we can apply the same with the help of Excel as well। Yes, Excel sheet is visible, guys? Yes, ma'am, it's visible. Now let me apply F test. So F test for two sample or of variances। Okay, so यहाँ पे भी मुझे वैसे ही मैं इसी को sample data ले रही हूँ to show you people। Yes, range 1, then range, sorry, लेबल्स टिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इंक्लूड नहीं करे। आउटपुट समवेयर हेयर, so you can see that F वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या आ गई उसकी, अननोन। अब यहाँ पे मैं, एक मिनट, क्या हुआ, थोड़ा सा डेटा फाइल डिलीट हो गया क्या? हाँ सॉरी, डेटा चेंज करते हैं यहाँ पे। Then again perform it। Somewhere here। So F value is pretty much high। You can see that क्या आ रही है F value,
यस, और टेबल इतनी है, तो फिर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द वेरिएंस। ये आपकी आ गई कैलकुलेटेड एफ वैल्यू जो हम टेबल से कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये आ गई आपकी टेबल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, और ये पी वैल्यू है, पी वैल्यू वो डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहा है बिकॉज बहुत ज्यादा ही ह्यूज वैल्यू आ रही होगी, बहुत ज्यादा नॉमिनल वैल्यू आ रही होगी, तो इसलिए वो कैलकुलेट नहीं हो पा रही है प्रोबेबिलिटी। क्योंकि रिजेक्शन रीजन में यू विल सी दैट ये वाला रिजेक्शन रीजन में कहाँ लाई करेगा अगर क्रिटिकल वैल्यू ये है। अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो वेयर विद दिस वैल्यू वुड लाई एज कंपेयर टू दिस ऑन द एक्सट्रीम राइट। ठीक है, तो इसलिए कोई प्रोबेबिलिटी वैल्यू वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। इज इट क्लियर? सो अगर आपका वेरिएंस बहुत ज्यादा है तो आपको डेटा के कंपेयर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, और नॉर्मली हम यही एडवाइस करते हैं कि वेरिएंस ही इतना ज्यादा है तो हम उसको कंपेयर कर ही क्यों रहे हैं, लॉजिकली भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, so let us get back to the PPT. PPT is visible, guys? PPT is visible? Yes, ma'am. Okay. Now, so this is the summary of F statistics. हमारे पास hypothesis दो तरीके की हो सकती हैं इसमें। जैसे हमारे पास उसमें होती थी मीन के करस्पॉन्डिंग आइदर दे आर नॉट इक्वल, आइदर लेस देन इक्वल्स टू, और अगर ये होगी तो ये वन टेल टेस्टिंग में होगी। ठीक है, हम यहाँ पे सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमेशा एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इसलिए लेस देन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इज इट क्लियर? सिग्मा 1 स्क्वायर लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा बिकॉज हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा 1 से, ये जो एफ वैल्यू है वो रेशो हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसलिए हमेशा न्यूमरेटर जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे H1 जो है वो इस तरीके का कंसिडर कर रहे हैं, सिग्मा 1 लेस देन सिग्मा 2 नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस कम टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को बेसिकली कब यूज करते हैं? नॉर्मली जब हमारे पास सैंपल साइज और यू कैन से जब कैटेगरीज एक से दो से ज्यादा हो जाएं। सपोज अभी तक जो आपने जेंडर के बेसिस पे अगर टी टेस्ट किया है तो उसमें क्या होता है, आपके पास दो ही कैटेगरीज होती हैं, मेल और फीमेल। अगर आपके पास डिकोटोनॉमस है, कोई परचेज किया या नहीं किया, यस और नो, वो दो पॉपुलेशन हो गई। एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, वो दो कैटेगरीज हो गई। अगर मैं परसेप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट कंपेयर करने की कोशिश करूं ऑन द बेसिस ऑफ whether the person or the respondent is existing customer of the product or not, if he or she is using, that the perception might be different, or if they have not used the product then the perception might be different. तो वो हो सकता है जब आपके पास दो ही कैटेगरीज हैं तब आप टी टेस्ट लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे इनकम के बेसिस पे कंपेयर करना है परसेप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, so what would be I might not be having only two categories. हो सकता है मैं कहूँ कि 5 लाख तक जो जिनकी इनकम पर ईयर 5 लाख है वो एक तरह से सोचते हैं, दूसरा 5 से 10 वाले एक तरह से सोचते हैं, 10 से 15 वाले एक तरह से सोचेंगे, 15 से 20 और 20 से ऊपर अलग तरीके से सोचेंगे। So I might have 5 categories as compared to only 2. The one thing is कि मैं हर बार आपके पास हर बार पेयर वाइज टी टेस्ट करती रहूं, पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, फिर ऐसे जितने भी हैं उन सबका कॉम्बिनेशन बनाऊं तो कितने सारे टी टेस्ट हो जाएंगे। यस, और इससे क्या होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्यूमुलेट हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए एक सॉल्यूशन है कि मैं उसमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्म करूं। ठीक है, बिकॉज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज यूज्ड वेयर यू हैव 3 or more than 3 samples
populations, characteristics which you are trying to compare. ठीक है? So it is applied when one has more than one samples under study. ठीक है? Coming from different populations और सेम पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन में से 3 डिफरेंट तरीके के सैंपल्स आ रहे हैं, या एक ही पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशंस में से हम एक एक सैंपल ले रहे हैं. नाउ अस्यूम दैट कि मैं कोविड-19 के पेशेंट्स का डेटा कंपेयर करना चाहती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है? तो ये क्या हो गया मेरा, डिफरेंट पॉपुलेशंस हो गई, वन द पॉपुलेशन इज डिफरेंट. ठीक है, वो हो गया, उनको कंपेयर कर लिया. या फिर इन दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली के अंदर कोविड-19 के पेशेंट्स का डेटा मैं कंपेयर करूं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज. इफ दे हैव डायबिटिक, they are diabetic, they have some other they don't have any disease, then we can talk about they have hypertension or something. तो एक ही पॉपुलेशन में मैंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज बना दी, एक जिनको डायबिटीज थी, एक जिनको कैंसर या सीरियस डिसीजेस थी, एक वो जिनको हाइपरटेंशन था, या एक वो जिसमें कोई डिसीज नहीं थी. तो क्या उनके रिकवरीज में या उनकी कंडीशन में कोई डिफरेंस है? अब यही है कि हाउ वी आर मेजरिंग द रिकवरी एंड कंडीशन. इट रिकवरी एंड कंडीशन अगर हम के बेसिस पे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो होना चाहिए स्केल डेटा पे, मींस वो रेशो स्केल या इंटरवल स्केल डेटा होना चाहिए एटलीस्ट. ठीक है? So it determines the difference exist for 2 or more samples or treatments. अब यहाँ पे 2 चीजें हो गई, मैंने आप 2 वर्ड्स यूज करें, एक किया है सैंपल, एक किया है ट्रीटमेंट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? अब लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ अगेन कोविड. एक पेशेंट, कोविड पेशेंट्स की रिकवरी की हम बात करते हैं, एक जगह हम कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी अप्लाई, the other we are applying normal जो भी आपका प्रोसीजर है. तो वो क्या हो गए, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हो गए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आई एम परफॉर्मिंग. और लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग. अगर मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग है प्रोडक्ट के लिए, आई वांट टू टेस्ट कि कौन सी पैकेजिंग ज्यादा अपील करती है मेरी सेल्स को या ज्यादा इम्पैक्ट डालती है मेरी सेल्स पे. ऑब्वियसली सिर्फ पैकेजिंग ही नहीं डालेगी, और भी बहुत सारी चीजें डालेंगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी सिर्फ मैं चाह रही हूँ कि मैंने अगर एक मेरा एबीसी प्रोडक्ट बनाया और उसकी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मैंने करी, और उसमें से कौन सी ज्यादा बेटर है. So that is what is this? This is a treatment. I am trying to manipulate the independent variable that which is packaging. ठीक है? सैंपल हो या आपका कोई आपने एडवर्टीजमेंट इंट्रोड्यूस करी. ठीक है, मैंने एक ग्लोसाइन बोर्ड सपोज इंट्रोड्यूस किया 3-4 अपने ब्रांड शॉप्स पे. तो उसमें कौन सा ग्लोसाइन बोर्ड ज्यादा अपील करता है कस्टमर को, कौन सा ज्यादा अट्रैक्ट करता है, विल दे एबल टू रिकॉल इट, विल दे एबल टू आइडेंटिफाई इट. यस, तो वो क्या हो गया, मेरा एक ट्रीटमेंट हो गया. तो हमारे पास हाइपोथेसिस के अंदर क्या हो सकता है, जो सैंपल्स हो सकते हैं वो नॉर्मल सैंपल, मतलब हम कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे भी कर सकते हैं डिफरेंस, और कोई ट्रीटमेंट जो हम मैनिपुलेट करके प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी हम कर सकते हैं. यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस नाम है, लेकिन हम कंपेयर करते हैं मीन्स. तो ये थोड़ा सा एक एनालॉगस भी हो जाता है कि हम 2 कंपेयर कर रहे हैं आप मीन, और उसके बेसिस पे आप ऑब्जेक्टिव है आपका मीन कंपेयर करना, और आप कर क्या रहे हो, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. आप पूरा काम एनालिसिस पे करोगे, लेकिन रिजल्ट किसके लिए निकालोगे, मीन्स के लिए. ठीक है?
this is there. If we all assume that all samples are coming from the same population and treatment across has no effect, कोई effect नहीं है, ठीक है, then the variation among the mean, among or between the means and standard deviation is due to sampling errors. Basically जब हम analysis of variance करते हैं तब हमारे पास दो टाइप के वेरिएशंस आ रहे हैं, दो टाइप्स के वेरिएशंस आते हैं. एक होता है आपका बाय चांस, ठीक है, मतलब ड्यू टू सम काइंड ऑफ एन एरर, और दूसरा होता है ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट होता है, ठीक है. अगर हम कोई ग्लो साइन बोर्ड का अगर इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कस्टमर से, वेदर दे आर एबल टू आइडेंटिफाई और सी, कई बार क्या होता है कि हम इतने बिजी होते हैं हम कुछ बिना देखे ही निकल जाते हैं, तो वो एरर्स क्या होती हैं, दैट दे आर रैंडम एरर्स, ठीक है. और कुछ होता है कि ट्रीटमेंट इतना अच्छा था ही नहीं कि उसको देखा जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए, सो दैट इज ड्यू टू ट्रीटमेंट. तो जब हम वेरिएशन की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, within group variation and between group variation, ठीक है. इसके अंदर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में यही कंपैरिजन करेंगे, ठीक है. एनोवा को जब हम कैटेगराइज करते हैं, एक वन वे एनोवा जो हम अभी पढ़ेंगे, और टू वे एनोवा वी विल फिनिश ऑफ बाय टुमारो, ठीक है. वन वे एनोवा के अंदर हम जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं, अब डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट वर्ड क्या हुआ, जब हम मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल को. मैंने आपको ट्रीटमेंट में बताया था कि वी आर ट्राइंग टू, ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल को, यस. तो जब भी मैनिपुलेशन आता है, जब भी चेंज करने की कोशिश आती है, तो वो एक टर्म यूज हो जाती है एक्सपेरिमेंट. नॉर्मली ये साइंसेस में यूज होती है जब हम एक वेरिएबल का इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पे चेंज करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट, ठीक है. यहाँ पे हम एक वेरिएबल को या तो कंट्रोल करेंगे या हम मैनिपुलेट करेंगे एक से ज्यादा वेरिएबल को. एनोवा के अंदर हम क्या करते हैं, या तो हम कंट्रोल करते हैं या एक से ज्यादा वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं. वन वे एनोवा की एक लिमिटेशन है, इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है आपका, वो या तो हम ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर वो क्लासिफिकेशन वेरिएबल होता है, ठीक है. ट्रीटमेंट क्या हुआ, मैंने तीन तरीके की पैकेजिंग दी, वो क्या हो गया, एक ट्रीटमेंट हो गया. एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, आई एम डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, आई एम ट्राइंग टू मॉडिफाई, ठीक है. क्लासिफिकेशन, जो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, मींस कोविड-19 के पेशेंट्स, एक आपका हाइपरटेंशन है वाला है, दूसरा डायबिटिक है जिसको, और तीसरा इसके अंदर कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो ये जो है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले वेरिएबल हैं, दे आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर और एक्सपेरिमेंटर. लेकिन जो ट्रीटमेंट है, दैट इज इन द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटर. इज इट क्लियर? डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्लियर है? Yes, anyone? Unmute yourself and say. Yes, ma'am. Design of experiment is clear कि हम इसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी हम वेरिएबल जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके वो किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इम्पैक्टेड होगा, ठीक है. वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक ट्रीटमेंट वेरिएबल हो सकता है, वो एक क्लासिफिकेशन वेरिएबल हो सकता है, ठीक है. और इस टर्म को कहते हैं कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन,
ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस. ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. In this question, I have 4 machine operators who are operating a machine valve. ठीक है, और ओपनिंग मेजरमेंट्स हैं ये वॉल्व्स की, डिफरेंट वॉल्व्स की ओपनिंग मेजरमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ ओपनिंग ऑफ वॉल्व क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल ये है. ठीक है, और ये क्या है आपके पास, 4 मशीन ऑपरेटर्स, वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं मशीन को. क्या है, आर लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ओपनिंग मेजरमेंट ऑफ वॉल्व्स. ठीक है, तो it would look something look like this. ये आपका क्या हो गया, एक completely randomized डिजाइन बोलते हैं इसको, अगर हम इस तरीके से कुछ कह रहे हैं. या फिर इसमें कह सकती हूँ कि मैं जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेल्स हो जाए, मान लो. सेल्स, और यहाँ पे क्या हो गया, 4 पैकेजिंग टाइप्स हो गई. फाइन, वो आपके क्लासिफिकेशन लेवल्स हो गया. कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन में भी आपके पास वही चीज है, होमोजीनियस ग्रुप होने चाहिए, एक फैक्टर, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम एनालाइज किससे करते हैं, एनोवा से. ठीक है, तो एनोवा में भी जब भी हम मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मीन, इसका मीन, इसका मीन और इसका मीन, इन चारों का मीन हम आपस में Yes, please mute yourself. Yes, तो हमारे पास जो भी 4 क्लासिफिकेशंस हैं या 5 क्लासिफिकेशन है, मोर देन 3 जो भी क्लासिफिकेशंस हैं, हम उसमें मीन्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो एनोवा इज फॉलोइंग completely randomized design, or you can say that completely randomized design is fulfilled through ANOVA. Yes, ठीक है, so let us talk about one way analysis. प्रतीक्षा मैम, हाँ जी बेटा. सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है और जो स्लाइड है ना वो भी हाँ. बहुत ज्यादा फ्रीज हो रही है. तो आप किसी और स्लाइड पे बोल रहे होते हैं और वो स्लाइड कोई पीछे वाली चल रही होती है और फिर वो चीजें आगे निकल जाती हैं. ये वाला एग्जांपल मैम पूरा ऐसे ही है. Let me explain once again. या मैं एक और, अब now is it clear? बेटर है पहले से. Which slide I'm on? Suppose example वाली slide है. वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. नहीं बेटा, मैं दूसरी स्लाइड पे हूँ. मैम इसमें छोटा सा एग्जांपल मैम अभी यहाँ लगा है और साथ में एग्जांपल है बड़ा. Completely randomized block design is visible. मैं एक बार फिर से नो मैम, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर रही है. श्योर मैम. सबको वही विजिबल है या फिर वेब सिर्फ तुम्हें? मैम कंप्लीटली रैंडमाइज्ड वन वे नोवा ऊपर डायग्राम आ रहा है पहले हाँ, दूसरी वाली. ये वाला. अब which slide is visible to you, वेब? मैम मशीन ऑपरेटर, वो हाँ, जिसमें 1 2 3 4 एग्जांपल दे रखे हैं. हाँ, बस इसी स्लाइड पे हूँ मैं. आई एम ऑन दिस. या नाउ इट इज. ओके. ओके ओके. इस एग्जांपल में क्या, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो दैट कि, एक मिनट. यस, अब वही स्लाइड विजिबल है. नो मैम, अभी एग्जांपल वाली है जो कंप्लीटली रैंडमाइज्ड वाली थी. हाँ, वही स्लाइड पे हूँ ना, वही डायग्राम और कंप्लीटली रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन. सो इन दिस केस,
अब कंप्लीटली रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन वाली स्लाइड है जिसपे ऊपर डायग्राम है, जो पहले वाली यस मैम, वही है ना, जो भी मैंने यस राइटिंग मैम, करी थी यही है वो मैम, आई हैव जस्ट या इरेज्ड। नाउ इन दिस केस कभी भी जब हमारे पास एनोवा है, एनोवा में वी हैव मोर देन 3 क्लासिफिकेशन, 1 2 3 एंड 4 हियर। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन लेवल्स हैं वो आपके ब्रांड डिफरेंट एडवर्टाइजिंग हो सकता है, या फिर मैं अगर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर रही हूँ पेशेंट्स को वो हो सकता है। तो कोई भी आपके जो भी क्लासिफिकेशन लेवल्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, अगर मैं कह रही हूँ कि ये वैल्यू है मेरी सेल्स की विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 4, अगर मेरा 4th टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट है तो ये सेल्स वैल्यूज हैं। सेकंड में क्या होगा, ये वाला 3rd एडवर्टाइजमेंट है और ये सेल्स वैल्यूज हैं। सेकंड दिस इज देयर एंड 4th this is there. So I have 4 different classification levels in this particular case, and जो dependent variable है, it can be sales, it can be recovery of patients, it can be valve opening measurements, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो basically this is nothing but means I am comparing, mean for x1, mean for x2, mean for x3, mean for x4। ये मेरे पास क्या हो गए, 4 सैंपल्स, ठीक है। इज इट क्लियर? सो अगर मेरे पास, अगर मैं Yes, ma'am. पेयर वाइज कंपेयर करना शुरू करूं तो ये क्या होगा, ये 2 पेयर वाइज कंपैरिजन है जो हमने टी टेस्ट से करी थी। यहाँ पे भी ये पेयर वाइज कंपैरिजन है जो हमने टी टेस्ट से, मतलब अगर आप मल्टीपल टी टेस्ट करोगे तो क्या आएगा, 4C2। यस, आपको इतने टी टेस्ट परफॉर्म, सॉरी 4C2 टी टेस्ट आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एनोवा जो है इसका ये एडवांटेज है कि ये एक बार में ही सारों को कंपेयर करता है, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन रेज होता है, ये कंपेयर करता है और सिर्फ ये बताता है दे आर इक्वल और वेदर दे आर नॉट इक्वल। या तो ये चारों इक्वल हैं या फिर ये चारों इक्वल, एटलीस्ट 2 इसमें से इक्वल नहीं है। यस, समझ, लेट, हाँ। Now analysis of variance slide is visible. No, ma'am. The analysis of variance. One way analysis of variance. One way analysis of variance is visible. Yeah, ma'am, it is visible now. Okay. Now one way analysis of variance में हमारे पास क्या है, we evaluate the difference between means of 3 or more groups। 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ असम्पशंस हैं, क्योंकि अनोवा एक पैरामीट्रिक टेस्ट है तो पहली असम्पशन क्या आई, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यस, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि फॉर all categories of independent variable। Now what does this mean? मेरे पास एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर मैंने सेल्स का डेटा लिया है विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टीजमेंट नंबर 1, वो मेरा एक कैटेगरी हो गई, वो अलग से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ एडवर्टीजमेंट नंबर 2, उसका डेटा होगा, वो भी सेल्स का डेटा है, वो अलग से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मेरे पास 4 कैटेगरीज हैं, मेरे पास 4 डिफरेंट डेटा सेट हैं और वो मेरे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट assumption। इज दिस assumption is clear? Yes, ma'am. ठीक है। दूसरी assumption है populations have equal variances। इसको भी बोलते हैं homogeneity of variance, ठीक है। अगर एक सिग्मा 1 एक पॉपुलेशन का वेरिएंस है which should be equal to sigma 2, which should be equal to sigma 3 and so on so forth. And the last, samples are randomly and independently drawn. All the assumptions are clear?
Yes. Hello. Am I audible? या मैम यू आर ऑडिबल। So all the assumptions are clear. समझ में आ गई तीनों assumptions? Hello. Hello. यस मैम। तीनों all Yes, the three ma'am. assumptions clear now. यस So इसमें आपके पास first thing है test the assumptions that the variances of each population are equal. एक चीज और है कि जो टी टेस्ट और एनोवा है they are quite robust test for normality. अगर आपके कुछ वेरिएबल में अप्रोक्सीमेट नॉर्मेलिटी भी आ रही है तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एनोवा और टी टेस्ट जो है वो रोबस्ट टेस्ट हैं और वो नॉन नॉर्मल डेटा को पे भी अप्लाई हो जाते हैं। अगर आपका स्केल डेटा है तो भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं नॉन नॉर्मल डेटा पे भी। लेकिन फिर भी ये एक अजम्पशन है, लेकिन बहुत सारे अभी रिसर्चर्स ने और बहुत सारे एमिनेंट पर्संस ने भी डिबेट इज गोइंग ऑन, बट टी टेस्ट और अनोवा दे आर प्रूवन दैट दे कैन बी अप्लाइड ऑन नॉन नॉर्मल स्केल डेटा। ठीक है, नाउ इसमें हाइपोथेसिस क्या होती है? फर्स्ट वेरिएंसेस में अगर मेरे पास सी सैंपल्स हैं तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा सी। अल्टरनेटिव क्या होगी? नॉट ऑल सिग्मा जे स्क्वायर आर इक्वल, मतलब अगर दो भी इक्वल नहीं है तो ये टेस्ट रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, देन लेट अस डू दिस एग्जांपल। यहाँ पे क्या है? you want to see if there are 3 golf clubs. If this example is visible? यस मैम विजिबल। So first we will check whether there is a mean difference between the two. तो यहाँ पे पहली चीज क्या होगी? आपको F टेस्ट लेविन्स टेस्ट लगाना पड़ेगा for equality of variance, and then we will be doing ANOVA. ठीक है, so ये 3 golf clubs हैं, उनके डिस्टेंसेस दिए हैं, the 5 random measurements are there. ठीक है, so we have to test that there is a significant difference between them or not. ठीक है, तो पहले मैंने टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस लगाना है। दिस इज देयर। वेरिएंस में हाइपोथेसिस क्या है? वेदर ऑल 3 आर इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। हमने अभी एग्जांपल किया था एक्सेल के अंदर, वहां पे एफ टेस्ट आई हैव यूज्ड, यस, बट लेविन्स टेस्ट क्या करता है? वो सबको एक साथ टेस्ट करता है। एफ टेस्ट में आपको पेयर वाइज करना पड़ेगा। ठीक है, let me give you do the same example with the help of Excel. Yes, Excel sheet is visible, guys? विजिबल। Yes, the same data which I have used for the golf clubs, which I have shown you on the PPTs here on Excel on the left hand side corner, is it visible? विजिबल मैम। So यहाँ पे you can see that मैंने pair wise testing करी है। Yes, ये वही है जो मैंने पहले अप्लाई किया था। द सेम थिंग आई हैव अप्लाइड। एफ टेस्ट, ठीक है, रेंज मैंने यहाँ पे A2, एक मिनट, लेबल्स अब मैंने सिलेक्ट किए हैं तो आई एम गोइंग टू टेक इट, और मुझे चाहिए अपना आउटपुट ऑन दिस पर्टिकुलर सेल। ठीक है,
So you can see that this result and this, they are same. ठीक है. So similarly मैंने क्लब 3 और क्लब 2 को भी कंपेयर किया है, वैसे ही जैसे क्लब 1 और क्लब 2 करा है वैसे ही क्लब 2 और क्लब 3 किया है. So you can see that क्रिटिकल वैल्यू मेरी यहाँ पे p वैल्यू क्या आ रही है. मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो मैं कंपेयर करूं इस f वैल्यू को इस f से. एक एडवांटेज होता है एक्सेल के अंदर कि एक्सेल आपको टेबल वैल्यू भी साथ में देता है, ठीक है, लेकिन SPSS आपको टेबल वैल्यू नहीं देता. ठीक है. एक तो मेरे पास है ऑप्शन कि मैं इस कैलकुलेटेड वैल्यू को दिस कैलकुलेटेड वैल्यू इज विजिबल गाइस. Yes, ma'am. तो Yes, visible. ये वैल्यू को इसको मैं कंपेयर करूं टेबल वैल्यू को कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करूं टेबल वैल्यू से, तो यू कैन सी दैट लेस है, तो ऑब्वियसली इट लाइज इन द एक्सेप्टेंस रीजन. और दूसरी चीज है ये p वैल्यू, ठीक है, इन रेड दिस इज ग्रेटर देन 0.05. तो p वैल्यू इज हेल्पफुल व्हेन वी आर डूइंग मल्टीपल टाइम्स. हर बार मैं टेबल और उसको कंपेयर करने से बेटर है कि आई विल जस्ट सी द p वैल्यू इन एवरी हाइपोथेसिस. तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इन दिस सेल दोनों मैंने जो रेड किए हैं दोनों में मैं पेयर वाइज कंपैरिजन कर रही हूँ. आई एम एबल टू ऑब्जर्व दैट कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दे आर सेम, वेरिएंसेस आर सेम. ठीक है. So let us go back to the PPT. So ये मैंने एक साथ 11 से टेस्ट करा है. मैं ये आपको एनोवा जब SPSS में करवाऊंगी तो आई विल शो यू कि डायरेक्टली ये टेस्ट होगा, और जब हम एनोवा एक्सेल से करेंगे तो भी ये आ जाएगी p वैल्यू. तो दिस सेज दैट यहाँ पे भी p वैल्यू क्या आ रही है 0.912 विच इज ग्रेटर देन 0.05. तो वी कैन क्लियरली से दैट ये तीनों एक साथ कंपेयर हुए हैं जो एनोवा में ऑटोमेटिकली वैल्यू आती है. ठीक है. एनोवा के अंदर हाइपोथेसिस क्या है, ये क्या थी, हमने पहले जो एनोवा से पहले हम वेरिएंस टेस्ट करेंगे. एनोवा में हाइपोथेसिस क्या बनती है, दिस इज योर हाइपोथेसिस कि आपके सारे, अगर मेरे पास C सैंपल्स हैं, मतलब C कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या C सैंपल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये हो सकता है इनकम 1, इनकम 2, इनकम 3 एंड इनकम Cth इनकम. ठीक है. Is this slide is visible? Hypothesis of one way ANOVA. Yeah, ma'am, visible. ठीक है. So all population means are equal. ये null hypothesis हो गई. Not all population means are equal. Means अगर मेरे पास डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो मेरा पास कुछ इस तरह से आना चाहिए. ये तीनों क्या हैं, जब आपके पास पॉपुलेशन मीन्स इक्वल है तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा. ठीक है. द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, ऑल मीन्स आर सेम. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी फैक्टर था, अगर मैं कह रही हूँ एडवर्टीजमेंट तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है. ठीक है. अगर मैं कह रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेशेंट तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है. अगर मैं कह रही हूँ ट्रीटमेंट तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है. यस. अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स के डाइट प्रोग्राम्स लिए और आई एम ट्राइंग टू ऑब्जर्व वेट लॉस ऑफ द कस्टमर, यस, तो मेरे तीनों डाइट प्रोग्राम में अगर मेरा वेट सेम रहता है तो उसमें वेट क्या हुआ, मेरा डाइट प्रोग्राम जो 3 डिफरेंट डाइट प्रोग्राम थे तीनों एक तरीके से ही बिहेव कर रहे हैं और उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, या फिर जो फैक्टर हमने लिया था डाइट प्रोग्राम उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है वेट लॉस पे उस टाइप के. ठीक है. लेकिन अगर मैं कह रही हूं कि ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, मतलब अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, ये तो तब है जब मेरा ये एक्सेप्ट हो रहा है और आई एम नॉट एबल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तब होगा ना,
लेकिन अगर मान लो ये नल हाइपोथेसिस मेरा रिजेक्ट हो जाता है, देन व्हाट? देन आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग नॉट ऑल म्यू जे आर इक्वल। ये तो जरूरी नहीं है ना कि जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये वाली सिचुएशन हो कुछ ऐसी कि मतलब μ1 μ2 और μ3 सेम है, लेकिन μ3 और μ4 इक्वल नहीं है, और μ4 μ5 μ6 μc तक ये सेम है। हो सकता है ना? मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये दो तो सेम है, μ1 और μ2, समथिंग लाइक दिस, लेकिन μ3 उनसे अलग है या तीनों अलग हैं। मेरे पास जैसे जैसे नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ेगा वैसे ही नंबर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बढ़ते जाएंगे, पॉसिबिलिटीज ऑफ नंबर ऑफ हाइपोथेसिस। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? एटलीस्ट 2 म्यूजेज आर अनइक्वल, या फिर ये लिख नॉट ऑल म्यूजेज आर इक्वल, और वी से दैट एटलीस्ट 2 म्यूजेज आर अनइक्वल। ठीक है? और वी कैन से दैट फैक्टर इफेक्ट इज प्रेजेंट, कहीं ना कहीं कुछ चेंज है। At least two means are different and factor effect is present. Is it clear? Yes, sir. तो जब हम एनोवा परफॉर्म करते हैं, हम वेरिएशन, जो वेरिएंस है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी स्प्लिट द वेरिएंस इनटू 2 पार्ट्स, एक है बिटवीन ग्रुप्स और एक है विद इन ग्रुप। ठीक है? ये हम यूज करेंगे जब आपका एनोवा की आउटपुट आएगी। ये सारे जो है शॉर्ट फॉर्म्स उसमें क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं। SST सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल वेरिएंस, मतलब सारा कितना वेरिएशन था। SSB बिटवीन वेरिएंस, SSW विद इन वेरिएंस। अब इनका क्या मतलब हुआ? एक है SSB जो है बिटवीन, वो है फैक्टर की वजह से। मतलब अगर मेरे मीन्स में डिफरेंस आ रहा है तो वो एडवर्टीजमेंट की वजह से ही है। अगर मैं 4 एडवर्टीजमेंट की बात कर रही हूँ, एक मीन दूसरे से अलग है, दूसरा तीसरे से अलग है, तो वो जो है वो एडवर्टीजमेंट मतलब 1, 2 और 3 की वजह से है। और दूसरा क्या है? रैंडम वेरिएशन ड्यू टू चांस। यस, रैंडम एरर की वजह से। ठीक है? इज इट क्लियर? यस मैम। समझ में आ गया? नाउ ये वेरिएशन, ये तो फॉर्मूला है कि हम हर एक वैल्यू से, तो ये तुम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज करेगा, बिकॉज आई हैव सीन दैट whenever I have been teaching to management students, जहां पे भी मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाता है वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल व्हेन आई एक्सप्लेन टू यू डायग्रामेटिकली। यही फॉर्मूला है SST xij minus x डबल बार होल स्क्वायर विद डबल समेशन। इसका क्या मतलब है? ये मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं, एज्यूम कर लीजिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ठीक है? x डबल बार क्या है? ग्रैंड मीन, मतलब जितनी भी मेरी ऑब्जर्वेशंस थी उन सब का एक साथ का मीन। समझ में आ रहा है? अगर मेरे फर्स्ट एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे 5 ऑब्जर्वेशन है, दूसरी के बेसिस पे 6 ऑब्जर्वेशन है, तीसरी के बेसिस पे फिर 5 है, तो टोटल मेरी ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई? 16। यस? तो टोटल ऑब्जर्वेशंस को सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 16, तो ये क्या हो गया? ग्रैंड मीन। एक्स डबल बार क्या है? ग्रैंड मीन। तो ये वो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, दिस इज माय एक्स डबल बार, ये देखो। ठीक है? अब मेरे पास ग्रुप 1 था, उसके अंदर कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसी थी, तो वो कितना डिफर कर रहा है x1 से? ये वेरिएशन क्या है? टोटल। ये वाली ऑब्जर्वेशन कितनी डिफरेंट है इस पॉइंट से?
ये वाली कितनी डिफरेंट है, ये वाली कितनी डिफरेंट है, उनका स्क्वायर। यस, ये वाली ऑब्जर्वेशन कितनी डिफरेंट है, ये कितनी डिफरेंट है और ये कितनी डिफरेंट है। ठीक है, उन सब का स्क्वायर, मतलब मैंने साइन न्यूट्रलाइज किया और ऐड कर दिया। समझ में आया ये क्या चीज है? यस गाइस, इज इट क्लियर? नो मैम, ये x11 x12 ये क्लियर नहीं हुआ। एक वो क्लब वाली जो एग्जांपल था वही उसी स्लाइड पे हूँ। इज दैट स्लाइड इज विजिबल? यस मैम। x11 बेटा कुछ यस भी मैम, नहीं, विजिबल। मैं x11 इसीलिए यूज नहीं कर रही थी कि क्योंकि मुझे पता था कि कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या है? x11 बेसिकली हर एक एनोवा के अंदर एक मैट्रिक्स बन जाती है, जिसके अंदर ये क्या है? x11, ये है x12, ये क्या है? x13। मैम क्लब 2 में 233 21 नहीं होगा। हाँ, क्लब 2 में जो आपने x12 का है वो 21 नहीं होगा, x21। एक बेटा ये मैट्रिक्स जो है इसमें आप वो मतलब वैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये फर्स्ट वैल्यू है x11, चलो ठीक है, ये x21 ले लो, रो 21, ये x, वैसे मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा सा मैट्रिक्स का ही वो यूज करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेट मी जस्ट सी दैट। मैम ये इसी तरीके हो गया, x फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाँ 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 हाँ, उसके बेसिस पे हम लोग नंबर दे रहे हैं ना। वही दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। नहीं, आई वॉज करेक्ट, मैट्रिक्स का ही फॉर्मेशन है ये। ठीक है? उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है ये फर्स्ट सैंपल है आपका, ठीक है, ये सेकंड सैंपल है और ये थर्ड सैंपल है, और यू कैन से दिस इज योर ग्रुप 1, दिस इज योर ग्रुप 2 एंड दिस इज योर ग्रुप 3। इसी को डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है मैंने वेरिएशंस वाली स्लाइड में। आई एम जस्ट गोइंग बैक टू दैट स्लाइड, टेल मी वेदर दैट स्लाइड इज विजिबल टू यू और नॉट। इट मे टेक सम टाइम। यस, टोटल वेरिएशन वाली स्लाइड विजिबल है जिसमें मैं पहले थी। इज दैट स्लाइड इज विजिबल? नो मैम, एक बार विजिबल नाउ। अब हाँ वही, बिकॉज व्हेन आई चेंज द स्लाइड थोड़े से टाइम के बाद आपको शायद विजिबल होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? ये क्लब 1 हो गया आपका ग्रीन वाला, क्लब 2 इज पर्पल डॉट्स एंड क्लब 3 इज लाइट ब्लू डॉट्स। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है? ग्रैंड मीन। सारे ऑब्जर्वेशंस का जो मैंने ग्रैंड मीन निकाला वो है x11 माइनस ग्रैंड मीन। ये एक लाइन हो गई आपकी ग्रैंड मीन की, ड्रॉ कर दी, और ये आपने क्लब 1 क्लब 2 क्लब 3 डॉट्स ड्रॉ करें, तो ये क्या है? x11 माइनस x डबल बार, उसका होल स्क्वायर, मतलब ये वेरिएशन। ठीक है, दूसरा क्या है? ये वेरिएशन। समझ में आ रहा है? सिमिलरली इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं तो 4 होएगा, ये फिर एक बार ये डिफरेंस, फिर ये, और इसके साथ। ठीक है, सिमिलरली यहां से लेके यहां तक का एक डिफरेंस, यहां से लेके यहां तक दूसरा डिफरेंस, यहां से लेके यहां तक
तीसरा डिफरेंस, ये x बार उस पॉइंट पे ही है तो 0 डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या है, सारा टोटल वेरिएंस, ठीक है, सम ऑफ ऑल वेरिएंसेस, दिस इज नथिंग बट डेविएशन फ्रॉम ग्रैंड मीन। ठीक है, टोटल वेरिएशन क्या है, डेविएशन फ्रॉम ग्रैंड मीन। ठीक है, दूसरा क्या है, बिटवीन ग्रुप्स। मैंने 3 वेरिएशंस की बात करी है अभी, एक टोटल वेरिएशन, एक बिटवीन वेरिएशन और तीसरा विद इन वेरिएशन। ठीक है, तो बिटवीन का फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा मत जाओ, मैं इसको समझा देती हूँ ग्राफ के बेसिस पे, क्योंकि रेस्ट ये वेरिएशन है क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। N1 जो है वो साइज ऑफ सैंपल है, जरूरी ये नहीं है कि क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3 में जैसे हमारे पास 4-4 सैंपल्स थे वो हर बार हो, एक में 5 हो सकते हैं, एक में 10 हो सकते हैं, एक पे 4 हो सकते हैं, इस तरह से सैंपल्स भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, वेटेड सम है। बिटवीन ग्रुप वेरिएशन क्या है, एक ग्रुप ये है, ठीक है, दूसरा ग्रुप ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर मैं कह रही हूं ये क्लब 1 है, ये क्लब 2 है, तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या डिफरेंस है, दैट इज SSB, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बिटवीन वेरिएशन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से देखो, x डबल बार वाली लाइन आपकी क्या है, ये रेड लाइन है, x डबल बार क्या है, रेड लाइन है ग्राफ से। इज दिस विजिबल स्लाइड, बिटवीन ग्रुप वेरिएशंस की ग्राफ वाली स्लाइड विजिबल है? यस मैम। यस, हाँ। अब इसमें रेड लाइन जो है वो है डबल बार, जो हमने SST में यूज किया था, सम ऑफ टोटल वेरिएशंस में। अब ये क्या आ गया मेरे पास, हर मीन का एक डिफरेंस होगा, ठीक है, हर ग्रुप का एक इंडिविजुअल मीन भी तो होगा। क्लब 1 का एक इंडिविजुअल मीन आएगा जिसमें सिर्फ 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। ग्रैंड मीन क्या था, क्लब 1 ऐड करो पूरा, क्लब 2 पूरा ऐड करो, क्लब 3 पूरा ऐड करो और उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दो, ठीक है। लेकिन क्लब 1 का एक मीन होगा, दैट इज x1, क्लब 2 का एक मीन होगा x2, क्लब 3 का एक मीन होगा x3। तो उसके बीच में जो वेरिएशन है वो क्या होगा, बिटवीन ग्रुप, x1 बार से ग्रैंड मीन, x2 बार ग्रैंड मीन, xc बार ग्रैंड मीन, और उसको हमने उसके रिस्पेक्टिव सैंपल साइज से भी मल्टीप्लाई किया है। मतलब N1 क्या है, फर्स्ट ग्रुप का सैंपल साइज, N2 क्या है, सेकेंड ग्रुप का सैंपल साइज, NC क्या है, CH ग्रुप का सैंपल साइज। तो ये फॉर्मूला है, उसको ज्यादा फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान मत दो, ट्राई टू एक्सप्लेन द वेरिएशन, कौन से वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं। तीसरा है विद इन, मतलब विद इन द सैंपल। 3 तरीके के वेरिएशन होगा, एक तो पूरा सैंपल का वेरिएशन जैसे SST टोटल, अगर मैं 2 सैंपल को कंपेयर करूंगी तो उसके बीच में वेरिएशन, और तीसरा क्या हो गया, हर सैंपल के अंदर भी तो कुछ वेरिएशन होगा, वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, ये एक सैंपल हो गया, ठीक है, और उसके बीच में जो वेरिएशन है वो दिस इज इट। ये तो हम हमेशा से फॉर्मूला करते आए हैं, ये वाला वेरिएशन, यहाँ पे से मैंने x बार की लाइन हटा दी, उससे हमें कुछ नहीं करना। अब ये जो नॉर्मल हमारे पास अगर एक सैंपल हो तो हम वेरिएशन कैसे निकालते हैं, वो यही होता है फॉर्मूला, x माइनस उसका मीन होल स्क्वायर, ठीक है, वही है। तो ये है विद इन ग्रुप वेरिएशन। तो 3 टाइप के वेरिएशन हैं। विद इन ग्रुप वेरिएशन किस वजह से होता है, रैंडम एरर की वजह से, और बिटवीन ग्रुप वेरिएशन किसकी वजह से होता है, फैक्टर की वजह से। समझ में आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद इन ग्रुप वेरिएशन है जो वो एरर की वजह से आ रहा है, रैंडम एरर की वजह से, और बिटवीन ग्रुप वेरिएंस आएगा आपका with respect to the treatment or with respect to the classification or with respect to the whatever
एनालिसिस व्हाटएवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज देयर, उसकी वजह से। ठीक है? मैम हमने बिटवीन ग्रुप में एक दूसरे के साथ कंपेयर किया, लाइक ग्रुप 1 ग्रुप 2 हाँ ग्रुप हाँ 3 हाँ 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 हाँ। let me give explain this with the help of an example. अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास कोविड पेशेंट्स का डेटा है, उनकी रिकवरी का, वो पेशेंट्स जिनके अंदर कोई भी अदर डिसीज नहीं थी, तो उनके रिकवरी में भी कुछ वेरिएशन होगा। भाई जरूरी थोड़ी है कि अगर एक 12 दिन में ठीक हुआ है तो दूसरा भी 12 दिन में ठीक होगा। यस मैम। वो कोई 12 दिन में ठीक हुआ है, कोई 13 दिन में हो जाएगा, कोई 10 ही दिन में हो जाएगा, कोई 7 दिन में हो जाएगा। तो वो क्या है? विद इन वेरिएशन, विद इन ग्रुप वेरिएशन। वो एक ग्रुप है और उसके अंदर क्या वेरिएशन है, जो डेटा मेरे पास है उसमें कुछ वेरिएशन होगा। अब बिटवीन ग्रुप क्या है? बिटवीन ग्रुप में होगा कि अगर एक कोविड पेशेंट है जिसके अंदर मैंने जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे को डायबिटीज है, उसका रिकवरी रेट हो सकता है 28 दिन हो, ठीक है? और जो जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका रिकवरी रेट क्या है? 14 दिन। तो इसमें जो वेरिएशन है, मतलब अगर मैं वो पेशेंट जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो पेशेंट जिसको डायबिटीज है, उन दोनों को कंपेयर करूंगी, तो वो वेरिएशन किस वजह से है? इट इज विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक, कि किसी कोई डिसीज नहीं है और दूसरे को डिसीज है। एक डायबिटिक पेशेंट है या एक हाइपरटेंशन का पेशेंट है या एक कैंसर का पेशेंट है, तो ये 4 ग्रुप हो गए। समझ में आया? तो बिटवीन ग्रुप क्या है? कंपेयरिंग अ पेशेंट विद नो any disease with a patient who is diabetic, with a patient who is having hypertension, with another patient having cancer or other serious diseases. तो ये क्या हो गया? अगर ये है तो वो उसकी बीमारी की वजह से उनके रिकवरी रेट में चेंज है, डिफरेंस है, ये फैक्टर की वजह से आया। लेकिन अगर जो विद इन, जो खुद ग्रुप के अंदर है, अगर मैं सिर्फ उनका डेटा लूं, मैं जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, इज दिस विद इन ग्रुप स्लाइड विजिबल? विद इन ग्रुप वेरिएशन जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ है। यस हम अब विजिबल है। हाँ, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मैंने सिर्फ एक लिया है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ विद इन की बात कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ इसका वेरिएशन, ये वेरिएशन, ठीक है? आई एम मूविंग टू द प्रीवियस स्लाइड। बिटवीन ग्रुप में मैंने क्या किया? पेयर वाइज बिटवीन ग्रुप स्लाइड इज विजिबल गाइस? यस मैम। यस वैभव? इसके अंदर मैंने 2 को कंपेयर किया, ठीक है? म्यू आई और म्यू जे को कंपेयर कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं 2 को कंपेयर कर रही हूँ। ये जो है ये फैक्टर की वजह से है या ये ट्रीटमेंट की वजह से है, लेकिन वहां पे विद इन ग्रुप वो एरर या चांस की वजह से है, ठीक है? Is it clear? मैम Yes. So now I'm moving forward. हाँ, अब मेरे पास 3 वेरिएशंस आ गए। Yes? Yes? Yes, ma'am. ये आपकी मीन स्क्वायर वाली स्लाइड विजिबल है? Yes? विजिबल है। Yes, ma'am, visible है। यहाँ पे 3 सम्स थे। एक था SSB, दैट इज बिटवीन ग्रुप वेरिएंस। SSB सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ विद इन ग्रुप। SSB क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बिटवीन ग्रुप वेरिएंस। SSW सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ विद इन ग्रुप वेरिएंस। और SSD सम ऑफ टोटल, ठीक है? अब यहाँ पे बिटवीन ग्रुप में मेरे पास कितने सैंपल्स थे? C सैंपल्स थे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? C-1। यहाँ पे
विद इन ग्रुप में मेरे पास कितने सैंपल्स थे? एक में मेरे पास था n1, ठीक है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ? n1 - 1, ठीक है। दूसरे का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? दूसरे सैंपल का n2 - 1, ठीक है। तीसरे का ऐसे ही cth सैंपल का क्या हुआ? nc - c, ओ सॉरी 1, nc - 1। तो ये इन सबको जब ऐड करूंगी मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन जाएगा? n1 + n2 + nc - c। यस, तो ये आ गया मेरे पास n - c, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टोटल सारी ऑब्जर्वेशंस n - 1। समझ में आया ये डिग्री ऑफ फ्रीडम? यस। मैम विद इन का समझ नहीं आया। विद इन में क्या है मेरे पास बेटा? सी सैंपल्स हैं, यहाँ पे फॉर्मूला की बात कर रहे हैं ना हम। सी सैंपल्स है, हर एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको अंशिका मैम ने बताया था कि क्या होता है? यस मैम। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस ये तो फॉर्मूला नंबर ऑफ हुआ ना, ऑब्जर्वेशन -1। ये तो फॉर्मूला हुआ बेटा, होता क्या है? यस। चलो वैभव एक चीज बताओ, अगर मेरे पास x1 + x2 + x3 = 5 एक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें से मैं कह रही हूं कि चूज ऑब्जर्वेशंस, तो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस यू कैन चूज फ्रीली? कितनी ऑब्जर्वेशंस आप चूज कर सकते हो इस इक्वेशन को मेंटेन करते हुए? कितनी ऑब्जर्वेशंस आप चूज कर पाओगे? कुछ भी वैल्यू चूज करो, लेकिन ये इक्वेशन एज इट इज रहनी चाहिए। यस, कितनी? समझ नहीं आया मैम क्या। मैं ये मेरी इक्वेशन लिखी हुई दिख रही है आपको, ऑब्टेनिंग द मीन स्क्वायर से ऊपर? नहीं मैम, यस, नॉट विजिबल। सिर्फ मैम स्लाइड विजिबल है, कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक फिर से लिखती हूँ। नाउ x1 अब दिख रहा है? नो मैम, क्या अब दिख रहा है? x2 + x3 = 5। इस इक्वेशन के अंदर आप कितनी ऑब्जर्वेशंस फ्रीली चूज कर सकते हो मेंटेनिंग दिस इक्वेशन? मान लो x1 मैंने एज्यूम कर लिया 10, ठीक है, x2 मैंने एज्यूम कर लिया 5, x3 क्या होगा? मैम -5 होना चाहिए। x3 - 5 बेटा, x1 10 -10, लाने के लिए। ठीक है। तो ये मैंने कितनी इक्वेशन? -10 होना चाहिए। -10, क्योंकि मैंने इसके अंदर अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो मैं सिर्फ 2 वैल्यूज को फ्रीली चूज कर सकती हूँ, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस इक्वेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 2, n - 1। 3 वेरिएबल्स थे, ठीक है, उसमें से मैं एक वैल्यू कम कर दूं, बाकी सबको मैं फ्रीली चूज कर सकती हूँ क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को मेंटेन करना है। सो दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मेरे पास C सैंपल्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम C - 1 कैसे आई? वो इसी कॉन्सेप्ट से आई है, ठीक है। C सैंपल्स है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? C - 1। अब मेरे पास विद इन की बात कर रही हूं मैं, मेरे पास सैंपल्स कितने हैं? C, लेकिन हर एक का सैंपल साइज अलग अलग हो सकता है, ठीक है। एक का सैंपल साइज है n1, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? n1 - 1।
इज दिस इज विजिबल n1 -1? ठीक है, अनविजिबल है। दूसरे का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? n2 -1। ठीक है, ऐसे ही मैं करती जाऊंगी नीचे बहुत सारी वैल्यूज, तो क्या आ जाएगा? nk -1, सॉरी nc, c सैंपल्स है ना मेरे पास, k नहीं है, c सैंपल्स है, c। तो ये क्या हो गया? n1 + n2 + n3 + nk, ये हो गए मेरा n। ठीक है, और इसको ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 को c टाइम्स ऐड करो तो मेरे पास क्या आएगा? c। तो ये आई आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n - c। ठीक है, और टोटल में जितने मेरे पास सैंपल्स थे उसका 1 माइनस टोटल। समझ में आया ये रेशो? मतलब मैंने सम को डिवाइड कर दिया उनकी रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से। इज इट क्लियर? यस मैम। सो दिस इज माय एनोवा टेबल। जब हम एनोवा टेबल हमारी जो चाहे एसपीएसएस से करें या हम एक्सेल से करेंगे, हमारे पास ये चीजें आएंगी हर एनोवा टेबल में। बिटवीन ग्रुप्स या अमंग ग्रुप c-1, विद इन ग्रुप्स n-c, टोटल n-1। इसको ऐड करोगे तो यही आएगा, देखो। इफ वी ऐड दीज टू आई एम गोइंग टू गेट n-1, तो ये टोटल का है। ठीक है, SSB, SSW, रेशो, और एफ स्टैटिस्टिक क्या होगा? मीन स्क्वायर का रेशो। एफ इज नथिंग बट मीन स्क्वायर का रेशो। ठीक है, so this ANOVA table you are going to get as output. Whether in Excel or in SPSS. ठीक है, ये ओके। ठीक है। So let us get back to Excel, and one example we will do manually and then we will switch to Excel and SPSS. Fine? या फिर पहले मैनुअली खुद कर लोगे? मैं एक बार क्विकली आई जस्ट शो द कैलकुलेशंस, देन आई विल मूव टू एक्सेल। yes, Excel sheet is visible. आप विजिबल है? देखो 2 मिनट रुक जाओ, विजिबल हो जाएगी। इज इट विजिबल एक्सेल शीट? विजिबल है मैम। विजिबल है? विजिबल टू ऑल? नो मैम। बिल्कुल 2 नो मिनट मैम। मैं फिर से करती हूँ। यस सर। आप विजिबल है? नो मैम। 1 मिनट। यस, is it visible now? यस मैम। वैभव? नो मैम। तुम एक बार वो करो, रिजॉइन करो। रिजॉइन करता हूँ मैम। हाँ वही कह रही हूँ, तुम एक बार रिजॉइन करो। यस। Yes, आप विजिबल है? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तीन वो लिए हैं। फर्स्ट में रेड से ठीक है, यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। एक मैंने कंट्रोल ग्रुप ले लिया है, एक को मैंने पेशेंट को ट्रीटमेंट 1 प्रोवाइड किया है, दूसरे को ट्रीटमेंट 2 प्रोवाइड किया है। तो ये मेरे पास, ये जो है मेरे पास फर्स्ट 3 कॉलम जो है वो मेरा डेटा है।
ठीक है। एक्स बार एवरेज ऑफ फर्स्ट वैल्यूज, यहाँ एवरेज का फॉर्मूला लगाया है सीधा, ठीक है। ये दूसरे का एवरेज, दिस इज थर्ड पर्सन एवरेज। यहाँ पे वेरिएंस निकाला है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स दिस माइनस दिस होल स्क्वायर। यू कैन सी दैट V2 माइनस एवरेज को फिक्स करके होल स्क्वायर निकाला है, तो सम ऑफ वेरिएंसेस ये, तो ये मेरे पास क्या हो गया, सम ऑफ विद इन ग्रुप वेरिएंस। ये क्या है मेरा SSW, हर ग्रुप के बीच का वेरिएंस। ये क्या है मेरा फर्स्ट ग्रुप का वेरिएंस, ठीक है। ये मेरा सेकंड ग्रुप का वेरिएंस, ये मेरा थर्ड ग्रुप का वेरिएंस। तो SSW मैंने ऐड कर दिया, इन तीनों को ऐड करा है, ठीक है। दिस इज सम फ्रॉम E10 टू G10 SSW, दैट इज विद इन ग्रुप, हर ग्रुप में। इसमें मैंने दूसरे सेकेंड डेटा से तो कुछ नहीं किया। yes I have not related this with any of the data, किसी और डेटा से मैंने x2 या x3 को यूज नहीं किया, सिर्फ मैंने उस ग्रुप में क्या वेरिएंस था वो निकाला है, ठीक है। ये है सम ऑफ विद इन ग्रुप वेरिएंस, ठीक है। ये निकल गया मेरा SSW। ग्रैंड मीन मतलब सबका टोटल, ये देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया मैंने, इक्वल्स टू एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज। ये तीन थी मेरी वैल्यूज, 41.7, ठीक है। ये अब मैंने क्या किया है, एक्स बार माइनस एक्स डबल बार होल स्क्वायर, मतलब इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर, दिस ये करके होल स्क्वायर, और इसको इसके साथ करके होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास तीन वैल्यूज, ठीक है। और ये मैंने अब हर एक को सैंपल साइज से मल्टीप्लाई किया है। ये इसमें कितने सैंपल्स थे मेरे, कितना है सैंपल साइज 6 का, तो सैंपल से मल्टीप्लाई किया है। हमने जब बिटवीन ग्रुप निकाला था, हमने क्या किया था, हर बार सैंपल से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो ये तीनों को सैंपल से मल्टीप्लाई किया है, और इन तीनों का ऐड है ये SSB, ठीक है। तो ये ब्लू में मेरे पास क्या है, ब्लू जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो SSW विद इन ग्रुप वेरिएंस और SSB बिटवीन ग्रुप वेरिएंस। इज इट क्लियर? हेलो, यस। और ये मैंने निकाला है MSW, मतलब विद इन ग्रुप में मेरे पास N-K। यहाँ पे कितना था मेरे पास, 3 सैंपल्स थे, डेटा कितना है 18 का, ठीक है। फाइन, 18 माइनस 3 दैट इज 15 से डिवाइड कर दिया। SSW divided by 15. I am going to getting the same value. Yes, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। सिमिलरली MSW निकालने के लिए क्या किया मैंने, मेरे पास 3 सैंपल्स थे, तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और F वैल्यू क्या है, इज द रेशियो ऑफ which one is greater, MSB is greater? चुप करो एक सेकंड। yes, MSB क्या है आपका, ग्रेटर है, तो वो न्यूमरेटर में रहेगा, MSB डिवाइडेड बाय MSW, दैट इज 5.733। इज इट क्लियर? ये वाला, ये 3 रेड पॉइंट्स क्लियर हो गए? yes sir। नाउ लेट अस डू क्विकली विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। अभी हमने इसमें assumptions कुछ नहीं चेक करी हैं, ये तो सिर्फ हमने एनोवा परफॉर्म किया है। डेटा एनालिसिस, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, सिंगल फैक्टर इज वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ओके। मुझे इनपुट रेंज सिलेक्ट करनी है। अब इसके अंदर एक जो है ना डिसएडवांटेज होता है कि इसमें एनोवा के अंदर, एनोवा विद एक्सेल सॉरी, यहाँ पे जो आपकी इनपुट रेंज है ना, वो वैल्यूज आपकी सेम होनी चाहिए, मतलब हर एक में 666 का डेटा होगा,
तभी ये कैलकुलेट करेगा, अदरवाइज वो नॉन न्यूमेरिक की एरर दे देगा। ठीक है, तो जब हम SPSS में करेंगे वहां पे हम अनइक्वल डेटा भी ले सकते हैं। ठीक है, मुझे इनपुट रेंज देनी है, ये थी मेरी इनपुट रेंज, फाइन, विद लेबल्स इन द फर्स्ट कॉलम। मुझे आउटपुट चाहिए, यहीं पे ले लें, नीचे कहीं इस जगह पे। ठीक है, हाँ जी, लेट अस सी दिस। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, दिख रहा है, विजिबल है, so that I can compare the values. Visible है guys? Hello? Is it visible? मैम नीचे वाला टेबल विजिबल नहीं है। हाँ चलो अभी हम उसको कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा मैं और ऊपर नीचे कर लूंगी। अब देखो, अब विजिबल है डेटा, आई डोंट रिक्वायर डेटा नाउ, आई जस्ट वांट टू यस कंपेयर द मैम वैल्यू। विजिबल है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे x1 बार पर 36 आया है, यहाँ पे भी 36 है। लेट मी फिल विद द सेम कलर so that you will be able to identify which I am talking to. Yes, this is 44. Just try to relate, same values हैं, 45 is with green. ठीक है, यहाँ पे हमने वेरिएंस नहीं निकाला है, हमने सिर्फ सम ऑफ वेरिएंसेस निकाला है, इसलिए ये वैल्यूज डिफर कर रही हैं, अदरवाइज n से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब बिटवीन ग्रुप वेरिएंस हमारा कितना आ रहा है, SSB 292, ये रहा। इसमें मैं डेसिमल्स इंक्रीज करूं, डेसिमल पॉइंट, नहीं ये 2 डेसिमल तक की ले रहा है, चलो कोई नहीं, राउंड ऑफ किया हुआ। SS ये देखो आपका, यस, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस 292 और ये भी आपका SSW देखो, थ्री 32 हमारा आया था, ये 332। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, आपके पास 3 सैंपल्स थे, ये आई है यहाँ पे 2, मेरी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, मैंने 2 से डिवाइड किया था यहाँ पे, यस। देन मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम दूसरी थी 15, MS देखो दोनों 146 एंड 25.467, ये दोनों फाइन। F वैल्यू मेरी आ रही थी 5.3298, ये भी 5.329। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि विद इन ग्रुप वेरिएंस क्या है, जो ये यहाँ पे एनोवा टेबल तो ये आ गई, लेकिन ये बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप है क्या चीजें जो आप इंटरप्रेट कर रहे हो, जो आप लिख रहे हो, व्हाट इज दिस नाउ। ये वैल्यू को, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, आइदर कंपेयर दिस वैल्यू विद दिस वैल्यू, यस, so it is lying in the rejection region, भाई बड़ा है ना, 3.68 से ये वैल्यू बड़ी है, तो ये रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। या फिर मैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू से कंपेयर करूं विच सेज दैट कि मेरी वैल्यू अगर 0.05 से बड़ी होगी तब मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगी, अदरवाइज आई विल बी रिजेक्टिंग दिस थिंग। यस, इज इट क्लियर? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes? Anybody? Guys, please respond. Yes, ma'am. Yes, समझ ma'am, में आया audible. ये चीज कि हम F वैल्यू को या तो हम क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करें या हम P वैल्यू को कंपेयर करें 0.05 से, आई विल बी गेटिंग द सेम रिजल्टेंट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हाइपोथेसिस आई है, नल हाइपोथेसिस मेरी रिजेक्ट हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 ट्रीटमेंट्स हैं, कंट्रोल ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप 1 और ट्रीटमेंट ग्रुप 3,
इन तीनों में डिफरेंस है। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि किस में डिफरेंस है, हो सकता है कि 2 और 3 सेम हो और 1 डिफरेंट हो। यस, क्योंकि वो हमें कुछ विजिबली लग भी रहा है। ठीक है, मीन्स में भी आप देखोगे तो यू विल सी दैट कि एवरेज को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो x2 और x3 तो सेम होना चाहिए, x1 अलग होना चाहिए। ठीक है, सो मैं ये कह पा रही हूँ कि हाँ, एनोवा की हेल्प से आई कैन आइडेंटिफाई दैट कि इन तीनों में ये तीनों सेम नहीं है, दे माइट बी डिफरेंट। ये अलग अलग हैं, लेकिन कौन सा किससे अलग है वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? So I will just go back to my slide. ये सेम मैंने पहले ऑलरेडी कर रखा था, haven't seen. ठीक है, is it clear? Yes, ma'am, clear. ma'am, clear. So let me get back to my slides. Slide is visible? Visible, ma'am. हाँ, तो हमने वही अभी इंटरप्रिटेशन जो किया था, हमारी एफ स्टैटिस्टिक्स जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 5.78 थी। यस, विच वॉज ग्रेटर देन जो क्रिटिकल वैल्यू थी, दैट वॉज 3 पॉइंट समथिंग, 3.5, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गई आपकी अल्फा वैल्यू और आपकी वैल्यू यहाँ लाई कर रही थी, तो हमें H0 को रिजेक्ट करना है। अगर वो वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती तो क्या होता, मैंने H0 को एक्सेप्ट किया होता। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वी विल बी डूइंग द सेम विद द हेल्प ऑफ यही जो अब हमारा एग्जाम्पल था, ये कुछ इस तरीके से है, जो अगर एक ही उसमें रिप्रेजेंट करूं स्कैटर प्लॉट से तो ये ऐसा आएगा बॉक्स प्लॉट। ये मैंने कैलकुलेशंस भी शो करी हुई हैं, जो मैंने अभी मैन्युअली करी है, दूसरे एग्जाम्पल से शो करी हुई है। फाइन, तो here also we reject the null hypothesis. So is it clear? Yes, ma'am. ठीक है, so the basic concept of ANOVA is clear. Now tomorrow we will be doing it with the help of SPSS and Excel, and we will be continuing with our two-way analysis of variance, two-way ANOVA tomorrow. Is there any questions anywhere till whatever we have covered? मैम इससे रिलेटेड है बट जो आपने पढ़ाया मतलब वो नहीं है। क्या कह रहे हो? एक्चुअली जैसे प्रोजेक्ट में हमने जैसे अनोवा वगैरह यूज किया है, हाँ जी तो बेटा, उसमें हमारी जो वैल्यूज आती है ना वो 0.05 से ज्यादा आती है, पी वैल्यू जो है अनोवा और टी टेस्ट दोनों में। तो हाँ। मतलब हमारी गलती जो है वो डेटा के अंदर है या किस चीज में है, जो रिस्पॉन्सेज बनवाए हैं उसमें है, या कहाँ पे गलती लाया करती है हमारी, देखो, अगर ऐसा होता है? जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास इसमें गलती डेटा की तो नहीं है, जो आपने मतलब डेटा भरवाया नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि जो आपके पास डेटा है वो तो उसी के हिसाब से कैलकुलेशंस आ रही हैं। तो यस जरूरी नहीं मैम। है ना कि आपका हर बेसिस पे ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल हो। अगर आप कह रहे हो जेंडर के बेसिस पे डिफरेंस आना चाहिए, यस अगर मैम। अगर एक्चुअली आना चाहिए तभी तो आएगा ना। अगर मैं कहूँ कि फोन का परसेप्शन लेना चाह रही हूँ और फोन का परसेप्शन ले रही हूँ कि परसेप्शन डिफर करना चाहिए, मैं जेंडर के बेसिस पे टेस्ट लगा दूँ, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मेल और फीमेल के परसेप्शन में डिफरेंस हो। डिफरेंस तो ओके वहीं आएगा ना जब आपका जो एक्चुअली डिफरेंस परसिस्ट करता है, जो एग्जिस्ट करता है। ओके। तो अगर आप नॉर्मली सिर्फ टेस्ट लगाने के लिए टेस्ट लगा रहे हो, क्योंकि कई बार एक मिनट, जस्ट आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।